हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है। W1 और W2 सब स्पेस दे रखे हैं Q3 Q के। ये आपके पास वेक्टर स्पेस है और W1 को स्पैन कर रहा है ये और W2 को स्पैन कर रहा है ये। वैसे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि W1 के जितने भी वेक्टर्स होंगे, ठीक है, मान लो W1 का एक वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं V1 मान लेते हैं। तो ये जो V1 है इसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं ऑफ दीज टू वेक्टर्स। ठीक हो गया? तो इसका और इस वेक्टर का अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाऊं तो वो होगा अल्फा मल्टीप्लाई 1,0,-1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई 2,1,4। तो मैंने पहला वेक्टर और दूसरे वेक्टर का जब आपको ये लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाया तो वो किसके इक्वल लिखा मैंने? V1। तो इसके जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इन दो वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो ऐसे केस में हम ये कहते हैं कि W1 इज स्पैन्ड बाय दिस या फिर W1 इज जनरेटेड बाय दिस। ये समझ में आ गया? यही हिसाब किताब W2 के लिए भी है। मान लीजिए कि W2 के बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उनको मैं V2 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो W2 के भी जो वेक्टर्स होंगे सारे के सारे, उनको ये जो तीन वेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसके वेक्टर्स लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे इन तीन वेक्टर्स के। मतलब इन तीन वेक्टर्स को ऐसे लिख सकता हूं मैं, अल्फा -1 2,2 प्लस बीटा 2,2, प्लस गामा 3,0, -3। तो इसके एलिमेंट्स को लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग थ्री वेक्टर्स। तो हम कहेंगे कि W2 इज स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स और W2 इज स्पैन्ड बाय दीज थ्री वेक्टर्स। तो आई होप कि आपको यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है बेसिस सेट और डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। वो कैसे करना है? अब आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि बेसिस क्या होते हैं। एक्चुअल में बेसिस भी, ठीक है, सेट ऑफ वेक्टर्स ही होते हैं और इसका काम भी वही होता है जो अभी ये दो सेट कर रहे थे। तो बेसिस क्या होते हैं? बेसिस भी आपके सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं, वो वही काम कर रहे हैं जो ये दो सेट ऑफ वेक्टर्स कर रहे थे। बस अंतर इतना होता है कि बेसिस जो है इसके साथ एक कंडीशन जुड़ जाती है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो बेसिस सेट में जो वेक्टर्स होते हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो ये जो आपको दो सेट ऑफ वेक्टर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, तो ये भी इटसेल्फ बेसिस हो सकते हैं। तो हमें पता करना होगा कि ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो W1 का यही बेसिस होगा और W2 का भी यही बेसिस होगा। ठीक है, ये काम आपका है, आप खुद चेक कर सकते हैं। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स की खासियत क्या होती है? ऊपर जो आपको ये पहले दो वेक्टर्स दे रखे हैं W1 के लिए, W1 को जो स्पैन कर रहा है, W1 को जो जनरेट कर रहा है, वो ये दो वेक्टर कर रहे हैं। इनका लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया था। तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को 0 के इक्वल रख के हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे और अल्फा की भी वैल्यू 0 आ रही है, बीटा की भी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब हो गया कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने के कारण से यही सेट जो स्पैन कर रहे थे W1 को, यही सेट जो है बेसिस भी होंगे W1 के। ये याद रखना कि W1 के एक ही बेसिस सेट नहीं होंगे। W1 के जो बेसिस सेट है वो यूनिक नहीं होते, उसके कई सारे बेसिस सेट हो सकते हैं। बस खासियत उनकी ये होती है कि वो स्पैन करने चाहिए और लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, जो कि यहाँ के केस में ये वाला जो सेट है वो है।
ऐसे ही ये जो तीसरा दिख रहा है आपको, ये अब ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो इसको भी मैंने यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसको भी जीरो के इक्वल रखो और पता करो कि अल्फा जीरो, बीटा जीरो और गामा जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, और क्वेश्चन में तो पहले से दे दिया था कि ये स्पैन भी कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बेसिस सेट हो जाएंगे W2 के। अच्छा, एक तरीका और ये है कि आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास यहाँ पर वेक्टर्स दे रखे हैं, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लें। लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालें, अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और सेट ऑफ वेक्टर्स जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पैन भी कर रहे हैं, तो वो बेसिस सेट हो जाएंगे W2 के। तो W1 और W2 के बेसिस सेट तो हमें पता लग गए, तो यही दोनों क्या है, बेसिस सेट भी है। अब डायमेंशन क्या होता है, तो किसी भी सब स्पेस, जैसे यहाँ के केस में W1 और W2, तो W1 के डायमेंशन का मतलब ये है, क्या मतलब, जरा इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, डायमेंशन ऑफ W1 का क्या मतलब है, W1 के बेसिस सेट में कितने वेक्टर्स हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये जो स्टार्टिंग में दे रखा है यही तो बेसिस सेट है। तो इसके बाद दो वेक्टर्स हैं, इसलिए W1 के जो डायमेंशन होगा वो 2 होगा। ऐसे ही W2 का जो डायमेंशन चेक करना है, उसके लिए आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका था कि ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स आ रखे हैं यही तो बेसिस सेट हो गए W2 के, और यहाँ पर कुल वेक्टर्स हैं 3, इसलिए W2 का जो डायमेंशन आ गया, सॉरी 3 वेक्टर्स हैं तो 3 आ गए। ये आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। अब तीसरा हमें फाइंड करना है कि W1 प्लस W2 हमें फाइंड आउट करना है, पर उससे पहले हमें W1 इंटरसेक्शन W2 जो है इसकी डायमेंशन पता करनी है और इसके बेसिस सेट भी पता करने हैं। तो जब हम W1 इंटरसेक्शन W2 लिखते हैं, तो यहां पर चलिए इसको नहीं करते, हम सीधे W1 प्लस W2 ही कर लेते हैं। तो हमें W1 प्लस W2 के बेसिस सेट फाइंड करने हैं। ध्यान रखना कि W1 प्लस W2 को स्पैन करते हैं W1 के बेसिस सेट और W2 के बेसिस सेट, और W1 के बेसिस सेट पता है और W2 के भी बेसिस सेट हमें पता है। अब उन बेसिस सेट को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक हो गया। तो आपको यहाँ पर सबसे ऊपर दे रखा है 1 0 -1, उसके नीचे दे रखा है 2 1, क्या है, हाँ 1 0 -1, फिर दे रखा है 2 0, ये देखा 2 1 4, फिर ये तो हो गए W1 के बेसिस सेट, W2 के हो गए -1 2 2, फिर हो गए 2 2 -1, फिर हो गए 3 0 -3। अब हमें क्या करना है, ये तो आ गए W1 प्लस W1 के बेसिस सेट हो गए स्टार्टिंग के 2, W2 के बेस सेट हो गए लास्ट के 3। तो W1 प्लस W2 को स्पैन करते हैं ये 5 के 5 वेक्टर्स। अब क्योंकि ये 5 के 5 वेक्टर्स जो हैं W1 प्लस W2 के स्पैन करते हैं, तो इसको हमें इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस करके बेसिस सेट फाइंड आउट करने हैं। अब इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपको मैं बता चुका हूं कि हमारा काम होता है कि मैक्सिमम रोज को हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैक्सिमम रोज को जीरो बनाना है, उसके लिए जो इनके पहले वाले एलिमेंट्स होते हैं आप इनको जीरो बनाने की कोशिश करें, तो इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसको जीरो बनाने की कोशिश करूं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ये अप्लाई करूंगा R2 माइनस 2R1। ऐसे ही अगर मुझे इसे जीरो बनाना है तो इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। तो R3 प्लस R1, इसको जीरो बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा। तो R4 माइनस 2R1,
ऐसे ही इसको 0 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करना पड़ेगा। R5, तो R5 माइनस 3R1। तो ये सारा का सारा अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो देखिए मेरे पास क्या आता है। ऊपर वाले का तो चलो कुछ नहीं होगा, ऊपर वाला तो 1 0 -1 रहेगा। तो सबसे पहले ये अप्लाई किया हमने, आप खुद अप्लाई करके देखो। पहले इन तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर इसमें से माइनस करो। तो 2 - 2 ये हो गया 0, 1 - 0 ये 1 होगा, 4 - 2 ये हो गया 6, तो ये तो बन गया। अब अगला वाला अप्लाई करते हैं, ये वाला। उसके लिए आपको इसको इसके साथ ऐड करना पड़ेगा, तो ये 0 बन गया, ऐड करो ये 2 बन गया, ऐड करो ये 1 बन गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करना पड़ेगा, तो ये 0 बन रहा है, ये 2 ही बन रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई शायद 1 बन रहा है। आप चेक कर लेना एक बार। अब ये लास्ट वाले का हिसाब कर देते हैं, तो ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस करते हैं, तो ये 0 आ गया, ये तो 0 है ही, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया तो ये 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला जो है वो टोटली 0 हो चुका है। तो एक रो तो हमने कंप्लीटली 0 बना लिया। अब हमारे पास ये जो नया मैट्रिक्स आया है, इसमें हम R4 अप्लाई कर देते हैं, R4 माइनस R3। देखो क्योंकि ये दोनों सेम है, माइनस करेंगे, ऊपर वाले को चलो अभी के लिए ऐसे ही रख दिया, 0 1 6 0 2 1, तो ये 0 0 0 और 0 0 0 ये बन चुका है। यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब चाहे तो इसको हम फर्दर रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे, अप्लाई कर देते हैं R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R2। मतलब इस वाले रो को 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देते हैं। अब पहले वाले रो का तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि उसका यूज करके पहले एलिमेंट्स को हम 0 बना चुके हैं। तो अब आप देखें, ये हमारे पास ऊपर तो 0 1 6 रहेगा, ये तो 0 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसका माइनस किया तो ये हो गया 0, ये शायद आ गया -13, नहीं -11 आ रहा है। अभी चेक कर लेंगे एक बार, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो R3 को क्या करते हैं, R3 को डिवाइड कर देते हैं -11 से, तो 1 0 -1 0 1 6 और 0 0 1, और लास्ट में तो 0 था। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने इसको इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है नीचे से जो नंबर ऑफ जीरोस हैं ऊपर की तरफ, वो धीमे धीमे घटते जाते हैं। तो पहले यहाँ 3 0 थे, 3 0, फिर 2 0, फिर 1 0। तो इशेलॉन मैट्रिक्स की फॉर्म में अगर आप उसको रिड्यूस करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है, इससे आपके पास परफेक्ट आंसर आ जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि W1 प्लस W2 जो है, उसके जो बेसिस सेट मिलेंगे, जो ये बच गए वेक्टर्स होते हैं ना, रो वेक्टर्स, जितने भी रोज बच गए उसको जरा एक सेट के फॉर्म में लिखो। ये मैं लिख दिया 0 0 1। तो इसको कहेंगे हम बेसिस सेट ऑफ W1 प्लस W2। तो उस हिसाब से बेसिस सेट मिल गए। तो अगर मैं आपसे पूछूं डायमेंशन क्या है W1 प्लस W2 का, तो आप कहेंगे कि इसमें तो 3 वेक्टर्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 3। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है।